हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन देखा था। आज की क्लास में हम एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना देखेंगे। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की जो मेथड है ये है वुड्स रिएक्शन। अगर कोई भी एल्किल हैलाइड है इसको सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करें तो ये हायर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में बनता है सोडियम हैलाइड। अब यहाँ पे सोडियम के साथ ड्राई ईथर क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर ईथर में मॉइस्चर होगा तो सोडियम मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा और सोडियम वाटर से या मॉइस्चर से रिएक्ट करके NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और हमने सोडियम लिया है जिससे कि वो एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कर ले। सोडियम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए ड्राई ईथर होना चाहिए। जैसे अगर एल्काइल हैलाइड है, सोडियम और ड्राई ईथर लिया जाए तो इथाइल हैलाइड से हायर एल्केन एथेन बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स एल्केन और एल्कीन भी बन सकते हैं। वुड्स रिएक्शन की दो टाइप की मैकेनिज्म सजेस्टेड है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक आयनिक मैकेनिज्म। पहले देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सोडियम मेटल है, मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। एल्किल हैलाइड अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर ये बॉन्ड कार्बन कार्बन और कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास जाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब हेलोजन के पास। तो CH3CH2 रेडिकल बना प्लस X नेगेटिव। अब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसकी मैकेनिज्म है सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब एक बार रेडिकल बन गया तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएं और हायर एल्केन बन जाए, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर फेवरेबल होगी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी है डिस्प्रोपोर्शनेशन की, हो सकता है कि ये इस तरह से कोलाइड हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन इस एल्केन के पास चला जाए और ये CH2 फ्री रेडिकल बन जाए। CH2 रेडिकल, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया तो एल्कीन और हायर एल्केन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्योंकि ये एल्केन है, एल्काइल रेडिकल है जिसने हाइड्रोजन गेन किया है। अगर हाइड्रोजन गेन किया है तो इसका रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो इसने हाइड्रोजन लॉस किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सेम टाइप का रेडिकल ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जनरली हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होती है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो कॉम्बिनेशन कम होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन ज़्यादा होगा और डिस्प्रोपोर्शनेशन ज़्यादा होगा तो एल्कीन बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होगा। अगर टेम्परेचर लो है तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन कम होगा और अब इस केस में हायर एल्केन मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं आयनिक मैकेनिज्म। एक अदर मैकेनिज्म सजेस्ट की जा सकती है आयनिक मैकेनिज्म। सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, अब यहाँ पे अगर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो दोनों एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। CH3CH2 नेगेटिव भी, एक इलेक्ट्रॉन CH3CH2 के पास, एक इलेक्ट्रॉन X के पास, तो CH3CH2 नेगेटिव आयन और X नेगेटिव आयन। इथाइल एनायन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। बेस की तरह अगर बिहेव करा, अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा और अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा तो इसका बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा। बेस में और न्यूक्लियोफाइल में बेसिक डिफरेंस यही है। अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है CH3CH2 नेगेटिव, कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, X नेगेटिव निकल जाएगा और ये हायर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेस की तरह अटैक करता है तो ये जाके अटैक करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और एल्कीन बनेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है तब सब्स्टिट्यूशन है और तब हायर एल्केन बनेगा। अगर बेस की तरह अटैक करता है तो एलिमिनेशन है और इस केस में एल्कीन बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वुड्स रिएक्शन इज मेनली यूज फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल और इवन नंबर्ड एल्केन। अगर हम वुड्स रिएक्शन करते हैं तो इसमें जनरली डाइमर बनता है और अगर डाइमर बनता है तो हम इस रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर दो कार्बन का एल्किलाइड है तो उससे 4 कार्बन का एल्केन बनेगा, 3 कार्बन का है तो 6 कार्बन में। अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन बनाएंगे तो साथ में बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। वुड्स रिएक्शन में मेनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी हो सकती है और SN2 मैकेनिज्म से हो सकती है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। जैसे टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तब फिर सब्स्टिट्यूशन होने के बजाय एलिमिनेशन हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन नहीं होगी, एल्कीन बन जाएगा। अगर 0 डिग्री प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो मेजर प्रोडक्ट हायर एल्केन होगा। अगर एल्काइल पार्ट सेम है और हेलोजन चेंज करें तो जहाँ पे लीविंग ग्रुप अच्छा होगा वहाँ रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव में
आई नेगेटिव बेटर लीविंग ग्रुप है, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन आयोडाइड के साथ, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड करेगी बेसिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। वीकेस्ट बेस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। वुड्स रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, एक इंटरमॉलिकुलर और एक इंट्रामॉलिकुलर। मोनोहेलाइड्स में इंटरमॉलिकुलर मीन्स दो एल्काइल हाइड आपस में कंबाइन होंगे। अब ये दो टाइप की हो सकती है, एक सिंपल और एक मिक्स्ड। अगर दोनों एल्काइल हाइड आइडेंटिकल हैं तो अब ये सिंपल वुड्स रिएक्शन है। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो ये मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन है। और अगर मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन है तो फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। एक R1 का डाइमर बन सकता है, R2 का डाइमर बन सकता है, और एक R1 और R2 रेडिकल का क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है। अगर पॉलीहेलाइड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा हेलोजन अटैच्ड है, तो अब फिर यहाँ पर इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन। अगर 1-2 पोजीशन पर डाइहेलाइड है तो अनसैचुरेशन आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 1-3 या 1n पर हैं तो फिर साइक्लाइजेशन होगा। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अगर CH3X लिया जाए तो अब यहाँ पे बस हमें एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना है, CH3 रेडिकल बना, इसका डाइमर हायर एल्केन एथेन बन जाएगा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो CH3 का डाइमर, एक C2H5 का डाइमर, CH3 का डाइमर C2H6, C2H5 का डाइमर C4H10, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट C3H8। नेक्स्ट अगर देखा जाए CH3X, C2H5 और X और C3H7X लिया जाए तो एक CH3 का डाइमर, C2H5 का डाइमर और C3H7 का डाइमर। तो तीन तो ये हो गए C3, एक तो एथेन, दूसरा हो सकता है CH3 और C2H5 का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर एक हो सकता है C2H5 का डाइमर, एक हो सकता है C2H5 और C3H7 का डाइमर, एक C3H7 का डाइमर। एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे CH3 और C3H7 का डाइमर, CH3 और C3H7 का डाइमर C4H10 होगा। C4H10 ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए टोटल आइसोमर बनेंगे 5, टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे 5। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का डाइमर ले लिया जाए तो ये फिर 3 कार्बन है, तो इसके नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल अगर देखा जाए, फिफ्थ एग्जाम्पल में टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो अब यहाँ पर रेडिकल कॉम्बिनेशन की बजाय रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री में कॉम्बिनेशन होगा, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। नेक्स्ट देखें तो ये रेडिकल यहाँ से तोड़ा, दोनों रेडिकल 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें ये 1-2 है, यहाँ से ब्रेक होगा, मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट 1-2 है, अगेन मल्टीपल बॉन्ड। 9th केस देखते हैं, अब यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, इन दोनों पे वैलेंसी फ्री हुई तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट देखें अगर तो यहाँ से फ्री हुआ, ये 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो 1 2 3 4 5 मेंबर। हमने कहा था अगर 1-2 के अलावा कहीं पर भी है तो साइक्लाइजेशन होगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया 5 मेंबर रिंग। नेक्स्ट केस देखते हैं 11th, यहाँ से 2 वैलेंसी ब्रेक हुई, यहाँ पे वैलेंसी फ्री और यहाँ पे वैलेंसी फ्री, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी साइक्लाइजेशन होगा। नेक्स्ट इन दोनों पे वैलेंसी फ्री, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 5 मेंबर रिंग बन सकते हैं। 13 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 वैलेंसी फ्री हुई, 2 वैलेंसी फ्री हुई, तो जो रेडिकल बना वो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे रेडिकल में देखें लार्ज रिंग है, फ्लेक्सिबल है, अगर ये इस तरह से मूव करता है, अगर मूव करता है तो फिर ये दोनों रेडिकल जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाएंगे इन दोनों पर, और अगर यहाँ पे रेडिकल बन गए तो साइक्लाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट देखें, इन दोनों पे वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पे वैलेंसी फ्री, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं 15th में, अगर यहाँ पे वैलेंसी फ्री होती है तो अब यहाँ पे इन दोनों पर यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, तो इन दोनों पे वैलेंसी फ्री, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम एक एल्किलाइड एलिफैटिक लेते हैं, जैसे एक RX लेते हैं और एक एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, तब अब जो रिएक्शन होगी उसको वुड्स-फिटिक रिएक्शन कहते हैं। अगर दोनों एल्किल हैलाइड एरोमेटिक हैं तब इस रिएक्शन का नाम फिटिक रिएक्शन होगा। और अगर यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड है, लेकिन एरोमेटिक हैलाइड में ये आयोडाइड है और कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बाइफेनिल बनेगा, और अब इस रिएक्शन का नाम उल्मान रिएक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।
नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।